बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि यूनिट्स के बारे में है। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट तक ये सब कुछ कर लिया था। आज हम यूनिट्स पढ़ेंगे। अब जबकि हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मेजर हो सकती है, तो उसके कुछ यूनिट्स होंगे। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, वो चूँकि एक कॉमन यूनिट्स उस वक़्त नहीं था, तो इसलिए एक ही वक्त पर मुख्तलिफ़ यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल भी होती थी। तो हम पहले वो पढ़ते कि ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से थे। तो एक था CGS, दूसरा था MKS और तीसरा था FPS। तो CGS किसे कहते हैं? CGS था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें हम जबकि आजकल हम मीटर इस्तेमाल करते थे, तो उस वक़्त था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम था एक, जिसमें हम लेंथ जो था वो सेंटीमीटर में, मास जो था वो ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर करते थे। दूसरा था MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। सेकंड सिस्टम। जबकि तीसरा था, इसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते थे और जो मास था वो किलोग्राम था और टाइम जो था वो सेकंड था। जबकि FPS में जो था वो है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसमें हम लेंथ को फुट के ज़रिए मेजर करते थे और मास जो था वो पाउंड था और टाइम जो था वो सेकंड था। तो ये 3 सिस्टम थे। तो कॉमन सिस्टम ना होने की वजह से अगर कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह जाता, तो वो वहाँ के मेजरमेंट को नहीं समझ सकता। तो एक कॉमन नहीं था और आसानी नहीं। तो इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गए, जो कि 1960 में एक मीटिंग हुआ था। तो 1960 में एक मीटिंग हुआ, एक कॉमन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी जो हर जगह पर कॉमन हो और आसानी से अवेलेबल हो। तो उसमें 3 तरह के यूनिट्स बिल्डअप हुए। एक था डिराइव यूनिट्स और दूसरा था बेस यूनिट और तीसरा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि बेस यूनिट्स क्या है और ये किसके यूनिट्स है, डिराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बेस यूनिट वो यूनिट्स है जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स है। बेस क्वांटिटीज़ जितने भी है उसके यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ कौन कौन से है बेस क्वांटिटीज़? तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ है, जो कि लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि लाइट है। तो लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर। लेंथ का हमारे पास जो यूनिट है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है, ये सारे जितने भी है, और इसके यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। तो लेंथ का हमारे पास जो यूनिट है वो है मीटर। मास का हमारे पास है किलोग्राम और टाइम का हमारे पास है सेकंड। अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड में करेंगे, मास को किलोग्राम में और लेंथ को मीटर में। ये ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि हर जगह पर कॉमन है। टेम्परेचर को हम केल्विन में, अब टेम्परेचर को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन जो इसका SI यूनिट है इस सिस्टम इंटरनेशनल में जो कॉमन है, जो कि सारी दुनिया में है, तो वो केल्विन है। तो अगर MCQs में आ जाए कि टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है, तो SI यूनिट हमारे पास केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास है मोल।
अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि किलोग्राम भी तो मास है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक मास है। तो किलोग्राम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंस है कि किलोग्राम लार्जर जो मासेस होते हैं, जो अमाउंट्स क्वांटिटीज़ होते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हम मोल करते हैं वो छोटे चीज़ों के लिए करते हैं। और करंट का हमारे पास जो है एम्पेयर है, और लाइट का हमारे पास है कैंडेला। अब जब इसके बाद है डिराइव यूनिट्स, तो डिराइव यूनिट्स कौन से हैं, तो वो यूनिट्स जो बेस यूनिट से डिराइव हुए हो तो उसको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। जैसे डिराइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से डिराइव हुए हो तो उसके यूनिट्स भी बेस यूनिट से डिराइव हुए होंगे। तो डिराइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही हासिल होते हैं। यानी एक हमारे पास एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला देखें तो वो क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यानी टाइम का हमारे पास तो सेकंड है, और वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लेंथ, तो ये हमारे पास एक चीज़ है, तो ये हो गया मीटर, और डिवाइड बाय टाइम तो पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या यूनिट आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ये मीटर हमारे पास क्या है, ये बेस क्वांटिटी है, और सेकंड हमारे पास क्या है, ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमारे पास बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमारे पास डिराइव यूनिट्स आते हैं। ऐसे हमारे पास वेलोसिटी भी है, और फोर्स भी अगर हम देखें तो वो है मास और एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी मास का किलोग्राम है और एक्सेलरेशन का हमारे पास ये है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास डिराइव यूनिट्स है जो कि बेस यूनिट से डिराइव हुआ है। अब बेस भी हो गए, डिराइव भी हो गए, इसके बाद थर्ड नंबर है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो के ऐसे यूनिट्स भी थे जो कि ना बेस थे और ना डिराइव थे, तो उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इसको हम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं। तो प्लेन तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो थे वो दो तरह के थे, एक ज्योमेट्रिकल या सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो एक हमारे पास उसमें था प्लेन एंगल, और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम 2D या XY प्लेन भी कहते हैं, 2D एंगल, और सॉलिड एंगल को हम 3D शेप भी कहते हैं, जो कि 3D हो, यानी XY प्लेन, और जो XYZ प्लेन होता है, XYZ जो हमारे पास प्लेन होता है, तो उसको हम 3D एंगल भी कहते हैं। तो प्लेन एंगल का हमारे पास जो यूनिट है वो है रेडियन रेडियन है, और सॉलिड एंगल का हमारे पास है स्टेरेडियन। ये भी हम बताएंगे कि 1 रेडियन कितना होता है, किसके बराबर होता है, और स्टेरेडियन। तो हमारे पास यहाँ पर एक MCQ आता है कि डिग्री भी मेजरमेंट का यूनिट है प्लेन एंगल का, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम रेडियन इस्तेमाल करते हैं। अगर ये भी एक MCQ आ गया तो हम तो डिग्री भी हमारे पास यूनिट है एंगल का, लेकिन वो SI यूनिट नहीं है, नॉट SI यूनिट। ये डिग्री तो हम रेडियन इस्तेमाल करेंगे। तो 1 रेडियन हमारे पास क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जब हमारे पास एक एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, किसी सर्कल के सेंटर पर, तो उसका जो आर्क लेंथ होता है वो उसके रेडियस के बराबर होता है। उसका जो आर्क लेंथ होता है वो रेडियस के बराबर होता है। यानी ये हमारे पास एक सर्कल है, तो हमारे पास जो सेंटर में एंगल बनेगा हम इसको XY प्लेन से प्रेजेंट कर दें। तो अब जब हमारे पास एक आर्क होगा,
इस मतलब ये हमारे पास एक आर्क है। जब इसका लेंथ इसके रेडियस के इसी सर्कल के रेडियस के बराबर होगा तो इसको हम यहाँ पर इसे मिला देते हैं। तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा, यानी थीटा हमारे पास कितने किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के। यानी यहाँ पर जो भी थीटा बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन के बराबर होगा। इसको हम ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डेड सर्कल। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये 1 रेडियन होगा और जितना एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। इसे हम मालूम कैसे कर सकते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू सम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस। सरकमफेरेंस हमारे पास कितने के बराबर कितना होता है, ये किसी सर्कल का वो 2πr के बराबर होता है। और रेडियस हमारे पास यहाँ आ गया, तो रेडियस और रेडियस कट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास 2π रह जाएगा। तो 2π रेडियंस हमारे पास पाई 180 डिग्री के बराबर होता है और 2π रेडियंस 360 के बराबर होता है किसी सर्कल में। तो 2π 360 के बराबर होता है। अब पाई हमारे पास 3.14 के बराबर होता है। जब हम पाई के जगह 3.14 लगाएंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2π को 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.28 रेडियंस आ जाएगा। अब हमने 1 रेडियन का वैल्यू मालूम करना है कि 1 वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर होती है। कि हम कहते हैं कि 1 रेडियन है, वहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो वो कितना होगा एंगल, तो हमने 6.28 को दोनों साइड पर डिवाइड करना है ताकि यहाँ पर हमारे पास एक 1 रेडियन आ जाए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइड्स बाय 6.28। 6.28 को हमने दोनों साइड को डिवाइड करना है। तो यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। 360 डिवाइड बाय 6.28 से हमारे पास आता है तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया। तो 1 रेडियन हमारे पास इसके बराबर होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो फिर हमारे पास 57.3 डिग्री आता है। ठीक है, तो 1 रेडियन जितना भी होगा यानी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा, तो वो जब वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 57.3 होगा। अब हम मालूम करेंगे कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है। तो हमारे पास है कि 57.3 डिग्री हमारे पास 1 रेडियन के बराबर है। तो 57.3 इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब हमने 57 को बोथ साइड पे डिवाइड करना है ताकि वहाँ यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री आ जाए। तो अगर हम दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 57.3 से हमारे पास 0.0173 रेडियंस आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 1 स्टेरेडियन। अब 1 रेडियन जो कि हमारे पास किसका यूनिट था, प्लेन एंगल का। तो वो हमने मालूम कर लिया कि 1 रेडियन कितने के बराबर होगा, 57.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो हमारे पास 0.0173 रेडियंस के बराबर होगा। अब वो हम 1 स्टेरेडियन के लिए बात करेंगे कि वो कितने के बराबर होगा। तो 1 स्टेरेडियन कैसे कहते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पर हमारे पास हमने कहा था कि ये 3D एंगल होता है, यानी एक्स वाई और जी प्लेन होता है। यानी ये हमारे पास स्फीयर भी एक एक्स वाई होता है। तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर हुज एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो हमारे पास किसी स्फीयर के अंदर जो एंगल बनता है जिसका एरिया हमारे पास कितने किसके बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। जिसका एरिया हमारे पास एरिया, इसे हमें ऐसे लिखते एरिया, उसका एरिया जो है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास
किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं। तो 1 स्टेरेडियन हमारे पास एरिया के बराबर होता है, स्फीयर का जो इतना एरिया है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है, और डिवाइड बाय अगर हम उसको मालूम करेंगे तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सो जितना हमारे पास रेडियस है उस एरिया का उस पर हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, और स्क्वायर ऑफ रेडियस का जो स्क्वायर हम लेंगे तो वो आर स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को हम अगर इस फार्मूले के ज़रिए इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर कट हो जाएंगे। तो हमारे पास रह जाएगा 1 स्टेरेडियन इज इक्वल टू 4 पाई, या 4 पाई को हम 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वही होगी। तो 1 स्टेरेडियन 4 पाई के बराबर होता है।